नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम रीट या आरटेट जो आपके 2012 में हुआ था उसके लेवल 1 मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। माचिस की डिब्बी के कितने तल होते हैं? अब माचिस की डिब्बी मतलब सीधी सी बात है, आपके पास वो घनाभ की बात कर रहा है, तो घनाभ के कितने तल होते हैं, कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? 6। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती, आप सबको पता ही होगा। देखो, तल पर खींची जाने वाली रेखाएं कितनी होगी? अनंत होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो, ये आपके पास दो समांतर रेखा है, इसको काटने वाली तिर्यक रेखा। तो अब क्या कह रहा है कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन से होते हैं आपके पास? संगत कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं। पहला आपका सही है। दूसरा देखिएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन सा होता है? ये जो जेड की शेप में बन रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये जो ये एंगल बन रहा है ना एकांतर, ये वाला और ये वाला, ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है। अब क्या करेंगे, तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतःकोणों का योग समकोण दो समकोण के बराबर होता है। तो एक ही ये तिर्यक रेखा के एक और बनने वाला कोण मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर। तो ये होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। संगत कोण कौन से? एक तो ये क्या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, या फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका कोई इनका मान भी 180 डिग्री के बराबर होगा और इनका मान भी 180 डिग्री के बराबर होगा। सी भी सही हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। अभी हमने देखा कि दो समकोण, एक समकोण कितना होता है? 90। तो 90 + 90 180 डिग्री होता है ना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन एक समकोण तो 90 डिग्री होता है, ये होते हैं 180 के बराबर। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 ml घी का वजन कितना होगा? अब देखिए, इधर लीटर दिया हुआ है, इधर ml दिया हुआ है। तो 1000 क्या 1 लीटर में कितने होते हैं आपके पास? 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो मतलब 1000 मिलीलीटर में अगर 910 ग्राम होते हैं तो हमको क्या निकालना है? 700 ml में कितना होगा? तो 700 ml में निकाल लीजिए, 910 बटा 1000 इंटू 700। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा? 91 इंटू 7 तो 7 और 9 7 63। तो कितना हो जाएगा? 637 ग्राम। और ये आंसर हो जाएगा। देखो, इसको काट के 637 कर देना, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 637 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बराबर मतलब 1000 मीटर है। मतलब आयताकार मैदान का परिमाप कितना दिया हुआ है? 1000 मीटर। अब क्या, यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर है। अब एक चीज देखिए, ये आयताकार मैदान हो गया आपके पास। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो अगर इसकी चौड़ाई 200 है, अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा, ठीक है। अब जब 1000 में से आप ये 200 200 400 माइनस कर दोगे, टोटल चौड़ाई माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 600। मतलब ये जो लंबाई है ना, इन दोनों का लो, ये एल और एल, तो 2L कितना हो गया हमारे पास? 600। तो एल कितना आ जाएगा? 300। 2 से इसको काट दूंगी तो कितना आएगा? 300। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 300 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। देखो, परिमाप क्या होता है मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ। 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई क्या होता है आपके पास? परिमाप होता है। तो ये 1000 दिया हुआ है ना आपको, जब आपको इसकी चौड़ाई 200 दे रही तो ये कितना हो जाएगा? 400। तो प्लस 2L कितना हो जाएगा आपके पास? ये 400 उधर जाएगा तो 2L कितना आ जाएगा आपके पास? 600। तो 1L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। तो ये तो निकाला है हमने बेसिक से और डायरेक्ट। देखो, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मजदूर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। अब क्या कह रहा है, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? तो देखो, अगर 2 मजदूर 8 दिन में करते हैं तो कितने आदमी 2 दिन में कर देंगे? तो देखो, यहाँ मजदूरों की संख्या क्या निकाल लेते, तो ये कितना 2 से 2 कट जाएगा, तो कितने मजदूर 2 दिन में करने के लिए कितने 8 मजदूरों की आवश्यकता होगी। 2 पहले से काम करे तो क्या बोला है, कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? तो 8 मजदूर लगाने पड़ेंगे ना, लेकिन 2 तो पहले से ही काम कर रहे हैं। तो हमें कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या करेगा कि 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपए। प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास?
10%, तो पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो निकाल लीजिए। क्रय मूल्य को हम क्या मानते हैं, 100%। अगर 100% की वैल्यू अगर 90 रुपये है तो एसपी कितना हो जाएगा, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना 110% हो जाएगा। तो 110% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 90/100, क्या 90/100 इंटू 110। ठीक है, तो ये 10 से 10, 10 से 10, तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 9 मतलब 99 रुपये। मतलब विक्रय मूल्य कितना आया हमारे पास, 99 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 500 रुपये का 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास, मूलधन इंटू समय इंटू दर। ठीक है, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 500, समय कितना दे रखा है 1 वर्ष, और दर कितनी दे रखी है 1% मासिक, मतलब हर महीने ब्याज लगता है। तो 1 वर्ष में कितना लगेगा, 1% इंटू 12, तो 12 महीने में कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा, 12%। तो ये कितना हो जाएगा 12%। ये परसेंट नीचे हटेगा तो नीचे क्या बचेगा 100। ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 12×5 = 60 रुपये। तो यहाँ पे देखो 500 रुपये का 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से कितना होगा 60 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च करते हैं। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक और कितना है। ठीक है, तो यहाँ औसत मासिक खर्च के बारे में पूछना है वो। तो देखो राम के परिवार में कितने बच्चे हैं 3, टोटल खर्च वो कितना करता है 450 रुपये मासिक। तो एवरेज निकालना, तो 450 में 3 का भाग लगा तो कितना आ जाएगा 150 रुपये। मतलब राम का तो एवरेज कितना है 150 रुपये। और कौन है, मोहन के कितने बच्चे हैं हमारे पास, मोहन के 5 बच्चे हैं। अब 450 रुपये वो भी खर्च कर रहा है 5 बच्चों में, तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा 45। 450 में 5 का भाग लगाइए आप 90 रुपये। तो देखिए एवरेज किसका ज़्यादा है, एवरेज किसका ज़्यादा है, राम का ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, शाम क्या है, मोहन से कितना ज़्यादा है, मोहन का 90 है, राम का 150 है, तो कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब राम का 60 रुपये एवरेज ज़्यादा है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो मैंने वीडियो चालू नहीं किया था, पहले लिख लिया था, ये तो देख लीजिएगा। देखो सीपी कितना हम 100% मानते हैं, वो क्या कह रहा है कि 10% के नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 90% रहा होगा ना, 10% का लॉस रहा होगा। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा ना, तो 90% की वैल्यू में कितनी दे रही 90 रुपये। तो 100% हमारे को क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर 90% की वैल्यू 90 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/90 इंटू 100। 90 से 90 एक कटेगा तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ बी, क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में 1/2 की वैल्यू कितनी होगी 0.5, 3/4 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0.75, 2/5 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0.4, और 6/4 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 60 में 7 का भाग लगेगा कितने बार जाएगा 7 8 56, तो मतलब ये 0.8 के समथिंग कुछ आएगा। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ 2/5, उससे बड़ा क्या है, सॉरी बड़ा का निशान ऐसा आएगा ना, उससे बड़ा क्या है हमारे पास 1/2, उससे बड़ा क्या है हमारे पास 3/4, और उससे बड़ा क्या है 6/7। तो ये बढ़ता हुआ क्रम ही आया ना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या होगा। 35 को क्या लिख सकते हैं हम 30 + 5। ठीक है, अब देखिए 0.5 में पॉइंट हटेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे 5/10। तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 5/10। अब देखो ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो ये 7 के नीचे कितने पहले कितने पॉइंट आ रहे हैं 007 लिख सकता हूँ ना मैं इसका स्थानीय मान। तो जब पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा 1 2 3 3 जीरो आएंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं प्लस का 7/1000। तो इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 30 + 5 + 5/10 + 7/1000। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखो। दशमलव रूप में लिखना है तो देखो इसको तो क्या लिख सकता हूँ मैं 90 + 9 तो कितना हो जाएगा आपके पास 99। 9/10 को क्या लिख सकता हूँ पॉइंट का 9, देखो 9/10 को क्या लिखूंगा मैं 0.9। 9/1000 को क्या लिखूंगा मैं, पॉइंट के पहले कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी ना, तो 0.009। तो देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है 9, ये तो बीच में तो एक जीरो आया होगा तो जीरो लिख दीजिए। अब 9 बटा कितना ये कितने जीरो आ रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएगी 1 2 3 वापस एक जीरो आएगा और ये 5वें नंबर पे ही आ जाएगा। तो इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा 99.90909। संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं 840 2 का भाग लगाइए कितने बार जाएगा 420, वापस 2 बार भाग लगाइए कितने आएगा बाहर जाएगा 210,
वापिस 2 का भाग लगाइए 105। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, अब किसका भाग जाएगा आपके पास, 3 का भाग जाएगा। तो कितना आ जाएगा 25, सॉरी 25 नहीं 35। ठीक है, अब किसके भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, कितना आएगा 7, फिर जाएगा 7। तो भाज्य गुणनखंड कितने निकल के आया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है ये, ऑप्शन बी के साथ। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम तथा हसीएफ होगा। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लगातार प्राकृत संख्या में ले लेता हूँ 3 और 4। तो 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, मतलब इनका गुणनफल। और इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ इनका कितना आएगा, कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, तो कितना 1 ही आएगा ना, तो कितना आ जाएगा एचसीएफ 1। तो देखो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम तो क्या आएगा, उसका गुणनफल, और उसका एचसीएफ क्या आएगा, संख्या 1। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि उनका कोई उपनिष्ठ गुणनखंड हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में 5 का स्थानीय मान। तो देखो यहाँ तो 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, ये कौन सा 1020 संख्या पर आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 5000। इधर कितना आएगा 1 2 3, मतलब कितना सैकड़े पे आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 500। इधर कितना दहाई पे आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 50। और इधर किस पे आ रहा है, इकाई पे आ रहा है, तो ये किसा 5 का स्थानीय मान ही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इधर दहाई पे आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर सैकड़े पे आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, इधर 1000 पे आ रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन देखिएगा, एक गांव की कुल जनसंख्या 4054 है, मतलब यहाँ लिखना भूल गया मैं, स्त्री पुरुष दोनों है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या 2896 हो तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल कितनी है 4054। पुरुषों की कितनी है 2896, तो बची जो कितनी महिलाओं की होगी ना, तुम निकाल लीजिए। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8। इधर इधर हासिल किया था तो क्या बचा 14, 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। इधर क्या बचा होगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 4 में से 2 क्या, इधर 3 बच जाएगा ना, इधर हासिल किया तो 3 में से 2 गया तो 1। मतलब महिलाओं की जनसंख्या कितनी है हमारे पास 1158। एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को भी समझाने की जरूरत पड़े तो फिर सर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। टोटल 642 संख्या दे रखी है विद्यार्थी, और कक्षाएं कितनी है 6, तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी पूछे तो क्या सीधा सा बात है, टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या उसमें कक्षा का भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा ये 6 में एक बार जाएगा 1, फिर ये 4 में भाग नहीं जाएगा तो 0, 42 में कितनी बार जाएगा 7, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 107। मतलब प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे 107। 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। क्या कह रहा है 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य, तो 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य कितना होगा 25 पैसे इंटू 10, मतलब कितना 2 रुपये 50 पैसे, यही आएगा ना। इन पैसों को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 2 रुपये 50 पैसे। अब किसके बराबर नहीं है, तो 1 रुपए के 2 सिक्के कितने हो जाएंगे 2 रुपये। 50 पैसे का एक कितना 50 पैसे का एक सिक्का तो कितने 50 पैसे तो कितने 2.5 रुपये हो रहे हैं ना, मतलब ये तो हमारे क्या इसके बराबर आ रहा है 2.5 रुपये के। दूसरा देखिएगा 1 रुपए के 2 सिक्के मतलब कितना हो जाएगा 2 रुपये। 50 पैसे के 3 सिक्के तो ये कितने 1.5 रुपये हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 रुपये हो जाएंगे ना, मतलब ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा बराबर। वो देखो ये भी बराबर होगा। 1 रुपए के 2 सिक्के कितने 2 रुपये, प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के कितने 50 पैसे, तो ये कितना हो रहा है 2.5 रुपये, मतलब इसके इक्वल आ रहा है। तो जो इक्वल नहीं आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो इक्वल हैं और ये बी इक्वल नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल क्या होगा। देखो 4 में 6 का भाग देंगे तो क्या है भागफल तो 0 आएगा और शेषफल 4, मतलब शेषफल तो 4, भागफल कितना आया हमारे पास 0। और भाजक क्या होता है, भाजक वो होता है जिसका हम भाग देते हैं, तो किसका भाग दे रहे हैं 6 का भाग दे रहे हैं, तो भाजक तो आ गया 6। और भाज्य क्या होता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो किसमें भाग दे रहे हैं 4 में भाग दे रहे हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा 4। मतलब क्या आया भाज्य तो आया आपके पास 4, भाजक आया 6, भागफल आया 0 और शेषफल आया 4। ठीक है, अगर आपको थोड़ी स्पीड फास्ट लगी हो ना तो क्वेश्चन भी ऐसे ही थे जो फास्ट कराने लायक ही थे। ठीक है, लेवल ऐसा ही था इनका। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है और आपको तरीका अच्छा लगा क्वेश्चन करने का तो प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा। पैसे नहीं लग रहे आपको, ठीक है, पैसे लग रहे हो तो मत करिएगा। धन्यवाद।